हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़मेर। आज हम आपके साथ नए प्रकरण को लेकर के आए हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में आपकी इतिहास की पुस्तक का जो पहला अध्याय है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, उन परिवर्तनों पर हम चर्चा करेंगे। कौन से परिवर्तन थे जो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच हुए। कई दिनों से इस प्रकार के बच्चों की राय थी कि सर, इतिहास विषय के वीडियो हमें बना करके दिए जाएं, जिससे इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को समझने में और रोचकतापूर्ण तरीके से अध्ययन करने में हमें सुविधा हो। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपके पास इन वीडियो को लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा मानना है कि आप हमारे साथ इस वीडियो को अध्ययन करेंगे। निसंदेह आपके समस्त डाउट्स क्लियर होंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच क्या परिवर्तन हुए। बच्चों, समय निरंतर परिवर्तनशील है। हम देखते हैं कि सुबह सूरज उगता है और शाम होते होते ढल जाता है। ऋतुएं आती हैं, बदल जाती हैं। गर्मी आई, बरसात आ गई, बरसात आने के बाद सर्दी आ गई। तो कोई चीज़ शाश्वत नहीं है। और इसी तरह समय के इस बहाव में राजा, महाराजे, साम्राज्य, स्थान, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां, इन सब में बदलाव हुए। आज बहुत से स्थान ऐसे हैं जो कभी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, राजधानी नगर थे, वैभवशाली स्थान था, आज वो समय के गर्त में गुमनाम हो गए। बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए जो आए, उन्होंने शासन किया, गुमनामी के अंधेरे में खो गए। तो इस प्रकार केवल मनुष्य ही नहीं, देश काल परिस्थितियां सब में बदलाव आता है। और इतिहासकार जब दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं, लेखों का अध्ययन करते हैं, नक्शों का अध्ययन करते हैं, तो उसको सही तरीके से समझने के लिए उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इतिहास जानने के स्रोत अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, जिनसे हम प्राचीन काल का अभिलेख, प्राचीन काल के बारे में जानते हैं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच, इस समय जो ये स्रोत थे पहले वाले, इन स्रोतों के स्थान पर नए स्रोत आ गए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तो ऐसे स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्थानों के नामों के बारे में अध्ययन करेंगे, भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। जब इतिहासकार ऐसे दस्तावेजों को, नक्शों को, लेखों को इकट्ठा करते हैं, तो देखते हैं कि समय के साथ भाषा में क्या बदलाव आया, स्थानों में क्या बदलाव आया, कौन से स्थान नक्शे में कहाँ थे, उनमें क्या चेंज आ गया। यहां तक ही नहीं, नक्शे के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया। आपको मालूम है कि भारत के साथ 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास अरब व्यापार चालू हो गया था। अरब के यात्री भारत के साथ व्यापार करते थे, खास करके जो दक्षिणी भारत है, क्योंकि भारत से मसाले, रेशमी वस्त्र अरब के व्यापारी लेकर के जाते थे अरब, और अरब के रास्ते वो चीजें यूरोप तक जाती थी। तो अरब के लोग भारत आते थे, और ऐसे अरब व्यापारियों ने भारत तक कैसे पहुंचा जाए, ऐसे मानचित्रों का निर्माण किया। मानचित्र बनाए गए जिससे कि उनके आने जाने का रास्ता पता चल सके। ये मानचित्र यात्रा में सहायक थे। ऐसा पहला मानचित्र आपकी पुस्तक में दिया गया है
अल इदरीसी ने 1154 में जो पहला मानचित्र बनाया था, एक अरब यात्री था, इसने भारत का मानचित्र बनाया था। अब अगर इसके मानचित्र को देखें और आज के भारत के मानचित्र को देखें तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी जानकारी आज की भांति नहीं थी, इसलिए उसमें स्थान और उसके आकार प्रकार में अंतर है। उसमें स्थानों के नाम भी अरबी भाषा में है। बाद में आगे चल करके जब यूरोप के व्यापारी आए तो उन्होंने भी मानचित्र बनाया। गिवालेन दलिस्से एक फ्रांसीसी मानचित्रकार था। इस फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में जो मानचित्र बनाया, वो मानचित्र लगभग आज के मानचित्र के अनुसार है। तो इस तरह मानचित्रों में बदलाव आया, दस्तावेजों में परिवर्तन आया, भाषा में, शैली में, इनमें बदलाव आया। उन सभी परिवर्तनों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो इतिहासकार ऐसी जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, चाहे वो दस्तावेज हों, मानचित्र हों, लेख हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, संतों के प्रवचन हैं, उनके उपदेशात्मक ग्रंथ हैं, ऐसे जो अकाउंट संबंधी अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स, सरकारी दस्तावेज, लेखा शास्त्र से संबंधित, जैसे 700 से 1750 ईस्वी के बीच जो राजस्व संबंधी दस्तावेज थे, जिसमें आय व्यय का विवरण होता था, ऐसे दस्तावेज, इन सब का अध्ययन इतिहास के रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में करते हैं। याद करिए, प्राचीन काल में इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पास केवल अभिलेख, मुद्राएं, सीमित स्रोत थे। 700 से 1750 के बीच इतिहासकारों को इस समय का इतिहास जानने के लिए कई स्रोत हो गए। स्रोतों में विविधता आ गई। कई तरीकों से वो इतिहास को जान सकते थे। दस्तावेजों के माध्यम से जान सकते थे, मानचित्रों से जान सकते थे। उस समय के द्वारा कई विदेशी यात्री आए, उन यात्रियों ने लेख लिखा, पुस्तकें लिखी, उनके द्वारा लिखे गए लेख, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, साहित्यिक साक्ष्य, ऐसे धर्मग्रंथ, बहुत से संतों ने बहुत सी पुस्तकें लिखी। कबीर, मीरा, सूर, तुलसी सब इसी काल में हुए, तो उनके द्वारा लिखे गए जो धर्मग्रंथ हैं, संतों के प्रवचन हैं। मुगल और सल्तनत काल के जो राजस्व संबंधी दस्तावेज हैं, शासकीय दस्तावेज हैं। यही नहीं, उस समय के जो स्थापत्य हैं, भवन, जो भवन निर्माण है, उस भवन निर्माण शैली से उस समय के इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। तो मध्यकाल में जो 700 से 1750 ईस्वी के बीच का हमारा अध्ययन का समय है, इस समय इतिहासकारों के पास इतिहास जानने के स्रोतों में काफी विविधता आ गई। कई स्रोत उनको आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, किंतु इन स्रोतों को जब इतिहासकार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन स्रोतों में भी एक ही स्रोत की जो दूसरी प्रतिलिपि है, कई स्थानों पर उनमें भाषा या शब्द को लेकर के अंतर देखने को मिलता है। एक ही पुस्तक में भाषा और शब्दों में अंतर दिखाई पड़ता है। इसका मतलब जो पुस्तक लिखने वाले लोग थे, पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, छापाखाना था नहीं, तो उस समय इतिहासकार अपने पुस्तकों को हाथ से लिखते थे। तो जो अच्छे लिखने वाले होते थे उनको कहा जाता था नकल नवीस, जो पुस्तक को लिखने का काम करते थे उनको नकल नवीस कहते थे। और
पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें कहा जाता था पांडुलिपि। पांडुलिपि शुरू शुरू में हाथ की लिखी हुई पुस्तकें, कागज की जब जानकारी नहीं थी तो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, कपड़ों पर लिखी जाती थी। बाद में जब कागज का ज्ञान हो गया, चीन से कागज का ज्ञान भारत पहुंचा, कागज बनाने का ज्ञान हो गया, तो कागज हाथ से बनाए जाते थे और फिर हाथ से बने हुए कागजों पर पेन के द्वारा, आज की तरह आधुनिक तरीके की पेन नहीं होती थी, सरकंडे की पेन होती थी जिसकी नोक को फाड़ दिया जाता था जिससे वो स्याही को सोख सके और उससे पुस्तकों को लिखा जाता था। पुस्तकों में किनारे किनारे हाशिए होते थे, उनको अच्छी तरीके से सजाया जाता था। तो ऐसे लेखक जिनकी लेखन शैली बढ़िया होती थी, जो अच्छे लिख सकते थे, वो नकल नवीस ऐसी पांडुलिपियों की प्रति तैयार करते थे। तो कई बार प्रति तैयार करने वाले जो लोग थे वो शब्दों को बदल देते थे, इससे शब्दों में अंतर आ जाता था। उनकी लिखने की शैली भी अलग अलग थी। तो इतिहासकारों द्वारा जब इन दस्तावेजों और इन स्रोतों के द्वारा इतिहास को लिखा गया तो उसमें भी बार बार बदलाव आए। यही नहीं, इतिहासकारों ने अपने लिखे लेख को जब संशोधित किया, कोई लेखक है उसने किताब लिखी, 2-4 साल के बाद उसने किताब का फिर अध्ययन किया, देखा कि उसमें कुछ चीजें बदलने लायक हैं, तो उसको फिर से रीराइट कर देता है, फिर से लिख देता है, संशोधन कर देता है। तो पहली पुस्तक और बाद में लिखी गई पुस्तक में अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भी पुस्तकों में अंतर आया, समय के साथ उसमें बदलाव आया। जैसे एक उदाहरण लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ये इतिहास लेखक था। जियाउद्दीन बर्नी तुगलक वंश के समय में दिल्ली में रहा और इसने पुस्तक लिखी तवारीखे फिरोजशाही। तवारीखे फिरोजशाही जो इसने बुक लिखी, उस बुक में इसने जो 1356 ईस्वी में जो कुछ भी लिखा था उसको इसने फिर से 2 साल के बाद संशोधित किया। 1358 ईस्वी में इस पुस्तक को उसने दोबारा लिखा और जब दोबारा लिखा तो उसमें चेंज आ गया। तो इस तरह से इतिहासकारों को जो ये साहित्यिक साक्ष्य या दस्तावेज मिलते हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इतिहासकार जब इनका अध्ययन करते हैं तो बहुत सतर्कता से उस पुस्तक को उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रख करके पढ़ते हैं जिससे कि गलती की संभावना न रहे। तो इस तरह से समय के साथ किताबों में परिवर्तन होता रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकाल में इतिहासकारों को कौन से स्रोत उपलब्ध थे या कौन से स्रोत मिल गए जिससे कि वो पुस्तकें लिख सकें? तो दस्तावेज, मानचित्र, लेख, साहित्यिक साक्ष्य, धर्मग्रंथ, संतों के प्रवचन, जो अकाउंट संबंधी, लेखा शास्त्र संबंधी दस्तावेज थे या प्रशासन संबंधी दस्तावेज। जियाउद्दीन बर्नी तुगलक काल में आया और इसने जो है पुस्तक लिखी तवारीखे फिरोजशाही। नकल नवीस किसको कहा जाता था? पांडुलिपि क्या थी? ये छोटे छोटे प्रश्न, इनको ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं और कैसे परिवर्तन हुए। अभी आपने देखा कि भारत के मानचित्र में परिवर्तन हुआ। अल इदरीसी ने दूसरे तरीके का मानचित्र बनाया था और आगे चल करके जब फ्रांसीसी इतिहासकार मानचित्रकार गिवालेन दी लिस्से ने मानचित्र बनाया तो वो मानचित्र बिल्कुल बदल गया। भारत के भी कई नाम हैं। कभी आपने सोचा कि ये कई नाम कैसे बदले? भारतवर्ष इसको हम कहते हैं। हिंदुस्तान भी एक नाम है, नामों में परिवर्तन आया। इंडिया
आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इस प्रकार भारत के कई नाम हैं। तो ये नाम कैसे परिवर्तित हुए? समय के साथ देशों के नाम भी बदले। आइए हम इस पर पहले चर्चा कर लें कि हिंदुस्तान जो शब्द है, हिंदुस्तान किसके लिए कहा गया? क्या ये पूरे भारतवर्ष के लिए था? नहीं। हिंदुस्तान शब्द का पहली बार 13वीं सदी में मिनहाज उस सिराज, ये सल्तनत काल का इतिहासकार था। इसने एक पुस्तक लिखी, तौकाते नासिरी। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तौकाते नासिरी। इसमें इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उस समय हिंदुस्तान आज की तरह पूरे भारत के लिए नहीं प्रयोग होता था। उसके समय में हिंदुस्तान पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का दोआब, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इस पार्ट के लिए प्रयोग होता था। एक प्रकार से उत्तर भारत का जो क्षेत्र था उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के अर्थ में नहीं किया गया था, ये केवल उत्तर भारत तक सीमित था। आगे चल करके अमीर खुसरो ने इसको हिंद नाम दिया। अरबी यात्रियों ने इसे अलहिंद कहा। ओके, दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। जब बाबर भारत आया तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का बिल्कुल विपरीत अर्थ में प्रयोग किया। बाबर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसकी जीवनी है तुजुक ए बाबरी, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी। स्वयं उसने लिखा तुजुक ए बाबरी। बाबर की जो पुस्तक है, जो बाबर की जो आत्मकथा है, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी में हिंदुस्तान शब्द जो है उसका अर्थ पूरा उपमहाद्वीप था। इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए उसने इसका प्रयोग किया। उसका अर्थ केवल उत्तर भारत नहीं था। उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस पूरे उपमहाद्वीप जो सब कॉन्टिनेंट है, इसकी भौगोलिक और इसकी जो भौतिक बनावट, यहां के निवासियों की संस्कृति, इसको दर्शाने के लिए उसने तुजुक बाबरी में प्रयोग किया। उसने बताया कि इस उपमहाद्वीप में लोग कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, यहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, यहाँ की कृषि कैसी है, इस सब चीज़ों की उन्होंने जानकारी दी। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया पहली बार। आगे चल करके जब अंग्रेज आए तो इसका नाम हिंदुस्तान से इंडिया हो गया। तो समय के साथ देश के नाम, स्थानों के नाम बदले। कहने का अर्थ है कि इस 1000 वर्ष के दौरान साहित्यिक पुस्तकों में जो शब्द थे, भाषा थी, उसी में बदलाव नहीं आया। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, देशों के नामों में, प्रौद्योगिकी में, हर क्षेत्र में बदलाव आया। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि और किस क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार हम शब्द सुनते हैं विदेशी। जब भारत में तुर्क आए या फारस के लोग आए, ईरानी आए, ये अलग अलग देश से आए, तुर्किस्तान से आए, उनको तुर्क कहा गया। फारस से आने वाले को फारसी या ईरानी है, फारस से आने वाले को ईरानी या पारसी, अफगानिस्तान से आने वाले को अफगानी, अफगानी पठान, तुरान से आने वालों को तुरान, तुरान से जो आए
तुरानी, जो जिस स्थान से आता था उसको वो नाम दिया गया। पहले मुसलमान शब्द नहीं था, उनको तुरुस्क कहा जाता था या तुर्क कहा जाता था। इनको विदेशी भी कहते थे। विदेशी मतलब जो भारत का न रहने वाला हो, जो भारत से बाहर का आया हुआ। ठीक, पहले भारत से बाहर के लोगों के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग किया जाता था। विदेशी शब्द का प्रयोग अनजान व्यक्ति के लिए भी किया गया है। जो अनजान है, जिसको हम न जानते हों, उसके लिए भी विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए जिसको हम न जानते हो, तो उसके लिए भी विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ देखिए अलग अलग है। विदेशी शब्द अनजान के लिए भी प्रयोग किया गया और विदेशी शब्द भारत में बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी प्रयोग किया गया। तो इसलिए ऐसे शब्दों का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि ये शब्द का क्या अर्थ है। ओके, विदेशी एक उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया था। आइए और देखते हैं कि किन क्षेत्रों में 700 से लेकर के 1750 के बीच बदलाव हुआ। समाज के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। मध्यकाल का जो समय है 700 से 1750 ईस्वी के बीच, इस समय तक आते आते जो पूरा गंगा घाटी प्रदेश था, उत्तर का विशाल मैदान, इस उत्तर के विशाल मैदान में जनसंख्या का काफी बसावट हो गई थी, जनसंख्या का विकास हुआ। जब जनसंख्या का विकास हुआ तो लोगों ने जंगल झाड़ियों को काटा, जंगलों का सफाया किया गया, जंगल साफ हुए, कृषि का विस्तार हुआ। जो वनवासी लोग थे, जो जंगलों में रहने वाले ऐसे आदिवासी लोग थे, उनको भगाया गया। कृषि के विस्तार करने के लिए जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर अधिकार करना चालू किया। जो जितना शक्तिशाली था, जितना सक्षम था, उतनी ज्यादा जमीनें उन्होंने कब्जा कर ली। लोगों ने इस पर कृषि करना चालू किया, कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषि का विस्तार, और कृषि के विस्तार की वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, नगरों का उदय हुआ, राज्यों का विकास हुआ। अब नगरों का विकास हुआ, राज्यों का विकास हुआ, तो व्यापारिक क्रियाओं का भी विकास होना था, व्यापार का विकास हुआ। इस दौर में जो शक्तिशाली लोग थे, जो खेती के ऊपर निर्भर थे, उन्होंने तो खेती करना चालू कर दिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो शिल्पी थे, शिल्पी तरह तरह की वस्तुएं बनाते थे। जो हस्तशिल्पी थे, ऐसे हस्तशिल्पी उत्पादन से संबंधित काम करते थे। कोई जुलाहा था तो कपड़ा बुनता था, कोई चर्मकार था तो चमड़े की वस्तुएं बनाता था, कोई लोहार था तो लोहे की वस्तुएं बनाता था। तो इस तरह जो शिल्पी थे, उन्होंने अपना पैतृक व्यवसाय करना चालू कर दिया। जो दूसरे और लोग थे, वो सेवा का काम करने लगे। तो इस तरह समाज में विभिन्न जातियों का उदय हुआ। अलग अलग जाति, अलग अलग काम करने वाले लोग जातियों के रूप में संगठित हो गए। जो शक्तिशाली लोग थे, उनके पास ज्यादा जमीनें थी। जो और ज्यादा शक्तिशाली थे, बड़े सामंत जैसे हो गए, उन्होंने लोगों पर राज्य करना चालू कर दिया। लोगों से कर आद लेते थे, कर की वसूली करते थे, लोगों से पुरस्कार के रूप में उपहार प्राप्त करते थे। अर्थात समाज में धीरे धीरे आर्थिक और सामाजिक अंतर आ गया। जिनके पास ज्यादा पैसा था, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, इस प्रकार समाज में एक
ऐसा वर्ग जिसके पास अधिक जमीनें थी या संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग और दूसरे कमजोर लोग। समाज में कुछ जातियां ऐसी थी जिनके के पास ज़्यादा संपत्ति थी, प्रभुसत्ता थी, संपत्ति ज़्यादा थी, तो संपत्ति किसी भी जात की जो स्थिति थी उसकी स्थिति का द्योतक था। मतलब अगर किसी जात के पास किसी स्थान विशेष पर ज़्यादा संपत्ति हो, मान लो राजस्थान में अगर कोई है किसी जाति का व्यक्ति और उसके पास संपत्ति ज़्यादा है, उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी है, उसकी माली हालत अच्छी है, तो उसका ज़्यादा सम्मान होता था। आज भी समाज में है, जिसके पास संपत्ति होती है उसका सम्मान होता है। तो कोई जात उच्च और निम्न किस आधार पर थी? आर्थिक आधार पर। जिसके पास आर्थिक स्रोत ज़्यादा थे उस जाति विशेष को उस स्थान पर ज़्यादा सम्मान मिलता था, और वही जाति किसी दूसरे राज्य में जहां उसके पास संपत्ति नहीं होती थी उसको निम्न स्थान दिया गया था समाज में। तो समाज में इस प्रकार जातियों की शुरुआत हुई। जब जातियां अलग अलग व्यवसाय के आधार पर संगठित हो गई, किसी एक जाति का काम एक तरह का होता था, तो जाति को नियंत्रित करने के लिए ऐसी जाति पंचायतें बनी। जाति पंचायत एक जैसी जाति के लोगों, एक जाति समुदाय के लोगों के जो सामाजिक नियम थे, इन नियमों को, इन जात के लोगों को नियंत्रित करने के लिए समाज के जो प्रभावशाली लोग थे उन लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का काम ये होता था कि उस जाति विशेष के लोगों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना। उस जात के जो उत्तराधिकार संबंधी मामले थे, विवाह संबंधी मामले थे, समाज में उनकी स्थिति कहाँ हो, इन सारी चीज़ों के लिए जाति पंचायत देखता था। जाति पंचायत मुख्य रूप से उत्तराधिकार, विवाह, इन मामलों की देखरेख करता था। अगर किसी दूसरी जात के लोग उस जात के लोगों को परेशान करते थे तो न्याय दिलाना भी जात पंचायत का काम था। जात पंचायत ये देखती थी कि लोग जात में सामाजिक मर्यादा का पालन करें और विवाह और उत्तराधिकार संबंधी नियमों का पालन भली भांति हो। जात से ऊपर एक और पंचायत थी, ग्राम पंचायत। जैसे आज ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में 4-5 गांव आते थे और गांव का एक मुखिया चुना जाता था, जैसे आज सरपंच होता है। तो मुखिया ये 4-5 गांव के ऊपर एक प्रभावशाली व्यक्ति होता था, जिसका काम होता था 4-5 गांव में रहने वाली विभिन्न जात के लोगों को न्याय दिलाना। सब लोग आराम से रहें, कोई किसी को परेशान ना करे। गांव का जो राजस्व है, जो गांव का लगान है, उसकी वसूली हो। गांव के जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की देखरेख करना, सरकारी अधिकारी आते थे तो उनकी आवभगत करना, गांव के लोगों के लिए ऐसे चीज़ें जो उनके सुविधा के लिए, जैसे सड़क मार्गों का निर्माण करना, जल निकास की व्यवस्था करना, पेयजल का प्रबंध करना, ये सारा काम मुखिया करता था। ठीक, गांव में अगर इन 4-5 गांवों के बीच अगर किसी किस्म का विवाद होता था तो न्याय देना भी मुखिया का काम होता था। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत और जात पंचायत जैसी संस्थाओं का उदय हुआ इस समय। इसके अतिरिक्त और समाज में क्या परिवर्तन आया? समाज में इस दौरान क्या परिवर्तन आए? विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। जैसे हमने बताया कि जातियां उत्पन्न हुई, इसी तरह समाज में एक विशेष वर्ग राजपुत्र, या जिसको राजपूत कहा गया, इसका उदय इसी समय में हुआ। ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजपुत्र या राजा का पुत्र, ये एक शासक वर्ग का उदय था जो शासन चलाता था। शासन सत्ता इस वर्ग के पास थी। प्रायः जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, ऐसे बड़े राजा
या सामंत, इनको राजपुत्र कहा गया, जो शासन सत्ता को नियंत्रित करते थे। कुछ और लोगों के लिए भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया, जो ऐसे सैनिक थे, जो सैनिक क्षमता वाले लोग थे, जो सैनिक योग्यता वाले लोग थे, इनके लिए भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब शासन प्रशासन को संचालन में, योद्धा कर्म में प्रवीण लोगों के लिए भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसे राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा करने वाले चारण या भाट कवि, जो राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा करते थे, गीतों में उनकी बिरदावली गाते थे, उनकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी प्रशस्तियां पढ़ते थे, उन्होंने भी राजाओं की कृपा प्राप्त की। इन्होंने बिरदावली गा करके, प्रशंसा करके राज परिवारों की से सम्मान प्राप्त किया। ये शासक वर्ग के निकट थे। इसी प्रकार मराठा, सिख, जाट समाज के ये वर्ग थे, इन्होंने भी राज परिवारों की निकटता प्राप्त की, क्योंकि ये सेना में सहयोग देते थे। सिख, जाट, मराठा ये सैनिक सेवा देने का काम करते थे, तो इसलिए इन्होंने भी राज परिवारों की निकटता प्राप्त कर ली। समाज में एक और नए वर्ग का उदय हुआ, कायस्थ। कायस्थ लेखा शास्त्र का काम करते थे। जो अकाउंट संबंधी काम होता था, राजस्व संबंधी जो अभिलेख होते थे, राजस्व के अभिलेख, लिखा पढ़ी का काम, राज परिवारों के यहां मुंशी का काम, ये कायस्थ देखते थे। तो समाज में एक नया वर्ग कायस्थ, इसका उदय हुआ। तो समाज में इस प्रकार आपने देखा कि कई नए वर्गों का उदय हुआ। कुछ नए वर्गों ने ज्यादा सम्मान प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण वर्ग, ये राजा के द्वारा संरक्षित वर्ग था। राजा के द्वारा विशेष संरक्षण इसको प्राप्त था, क्योंकि 700 से 1750 के बीच जो राजा हुए, जो शासक हुए, ये अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराते थे, धार्मिक संस्कार करते थे। तो उन धार्मिक संस्कारों को करने वाले संस्कृत भाषी जो ब्राह्मण होते थे, वो उन संस्कारों को संपन्न कराते थे। इसलिए समाज में ब्राह्मणों की जो मान सम्मान था, सत्ता थी, उसको विशेष बढ़ावा मिला, क्योंकि राज परिवारों को इनसे विशेष प्रयोजन था अपनी सत्ता की औपचारिकता को सिद्ध करने के लिए, कर्मकांडों को करवाने के लिए। फलस्वरूप ब्राह्मणों का भी सम्मान बढ़ा। तो यह समय वो है कि जब ब्राह्मण ऐसे कायस्थ, सिख, मराठा, चारण, भाट, इन सभी वर्गों का राज परिवारों के पास निकटता होने की वजह से सम्मान में विशेष बढ़ोतरी हुई। और देखिए, इस समय जो समाज में प्रौद्योगिकी संबंध में क्या परिवर्तन आया, केवल समाज में सामाजिक वर्गों का ही विकास नहीं हुआ, अनेक तकनीकों का भी विकास हुआ। 700 से 1750 के बीच बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ। मध्य एशिया से बहुत से लोग भारत आए। भारत में सल्तनत काल और मुगल काल का समय है, तो वो अपने साथ बहुत सा ज्ञान लेकर के आए। जो बद्ध काल है उसमें बहुत सी प्रौद्योगिकी भी भारत आई, जैसे रहट का ज्ञान भारत में आया, चरखे का ज्ञान, रहट है, चरखा है, ये दो प्रौद्योगिकी स्थापत्य शिल्प, जो इस्लामी स्थापत्य है, इस्लामी स्थापत्य कला, मेहराब, मीनार, गुंबद, इनका प्रयोग किया गया। मकानों के बनाने का तरीका बदल गया। चरखे का प्रयोग सूत काटने में और रहट का प्रयोग
पानी निकालने के काम में किया गया। यही नहीं, खाने पीने की चीजों में भी परिवर्तन आया। ये वो समय है 700 से 1750 के बीच, जब भारत में यूरोपियों का भी आगमन हुआ। तो यूरोपियों के आगमन की वजह से भारत में आलू, टमाटर, चाय, सोयाबीन, पपीता, मिर्च, अनानास, ये सब जो चीजें हैं, इन चीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ये चीजें भारत में पहले नहीं थी। ये कहां से आई? ये अमेरिका से यूरोप आई और यूरोप से फिर भारत आई। ओके, तो जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में भी परिवर्तन आया। लोगों के खाने पीने की चीजों में भी बदलाव आया, वेशभूषा में बदलाव आया, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। शेष और राज्यों में क्या परिवर्तन आया और विभिन्न क्षेत्रों में क्या परिवर्तन आया, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।